गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। वेलकम टू HDGIC ग्रुप्स। आज हम पढ़ेंगे क्लास 12th में हिंदी का 3rd चैप्टर रॉबर्ट नर्सिंग होम। इसको लिखा है कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर जी ने। तो हम सबसे पहले कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर जी के जीवन और साहित्यिक परिचय के विषय में जान लेते हैं। कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर का जन्म वर्ष 1906 में देवबंद सहारनपुर के एक साधारण ब्राह्मण परिवार में हुआ था। इनके पिता का नाम पंडित रामदत्त मिश्र था। वे कर्मकांडी ब्राह्मण थे। प्रभाकर जी की आरंभिक शिक्षा ठीक प्रकार से नहीं हो पाई क्योंकि इनके घर की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं थी। तो जो कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर जी हैं, उनका जन्म सहारनपुर ज़िले में देवबंद नामक स्थान पर हुआ था और इनके पिता का नाम था पंडित रामदत्त मिश्र, जो कि एक कर्मकांडी ब्राह्मण थे। और इनकी जो प्रारंभिक शिक्षा थी वो ठीक से नहीं हो पाई क्योंकि इनके घर की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं थी। इन्होंने कुछ समय तक खुर्जा की संस्कृत पाठशाला में शिक्षा प्राप्त की। वहाँ पर राष्ट्रीय नेता आसफ अली का व्याख्यान सुनकर ये इतने अधिक प्रभावित हुए कि परीक्षा बीच में ही छोड़कर राष्ट्रीय आंदोलन में कूद पड़े। और जो इनकी प्रारंभिक शिक्षा थी वो खुर्जा में एक संस्कृत पाठशाला थी, वहीं से इन्होंने प्राप्त की थी। और वहाँ पर एक नेता के व्याख्यान को सुनकर वो इतने ज़्यादा प्रभावित हुए, इतने ज़्यादा प्रेरित हुए कि उन्होंने अपनी पढ़ाई और परीक्षा को बीच में छोड़ दिया और राष्ट्रीय आंदोलन में भागीदारी करने लगे। तत्पश्चात इन्होंने अपना शेष जीवन राष्ट्र सेवा के लिए अर्पित कर दिया। भारत के स्वतंत्र होने के बाद इन्होंने स्वयं को पत्रकारिता में लगा दिया। लेखन के अतिरिक्त अपने व्यक्तिगत स्नेह और संपर्क से भी इन्होंने हिंदी के अनेक नए लेखकों को प्रेरित और प्रोत्साहित किया। और उसके बाद में ये जब राष्ट्रीय आंदोलन में इन्होंने अपना जीवन समर्पित कर दिया, तो उसके बाद में जब भारत स्वतंत्र हो गया तो इन्होंने पत्रकारिता के क्षेत्र में अपना बाकी का जीवन लगा दिया और इन्होंने बहुत सारे नए नए लेखकों को प्रेरित किया और उनको प्रोत्साहित किया कि वो भी हिंदी में लिखें। 9 मई 1995 को इस महान साहित्यकार का निधन हो गया। अब हम आते हैं इनकी साहित्यिक सेवाओं पर। हिंदी के श्रेष्ठ रेखा चित्रकारों, संस्मरणकारों और निबंधकारों में प्रभाकर जी का अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान है। इनकी रचनाओं में कलागत आत्मपरकता, चित्रात्मकता और संस्मरणात्मकता को ही प्रमुखता पाई हुई है। तो ये क्या थे? ये हिंदी साहित्य के एक महान रेखा चित्रकार थे और संस्मरणकार थे और ये निबंध भी लिखते थे। स्वतंत्रता आंदोलन के दिनों में इन्होंने स्वतंत्रता सेनानियों के अनेक मार्मिक संस्मरण लिखे। इस प्रकार संस्मरण, रिपोर्टाज और पत्रकारिता के क्षेत्र में प्रभाकर जी की सेवाएं चिरस्मरणीय हैं। यानी कि इन्होंने बहुत सारे संस्मरण लिखे, निबंध लिखे, रिपोर्टाज लिखे और इन्होंने पत्रकारिता में भी के क्षेत्र में भी अपनी सेवाएं दी और इनकी सेवाएं हमेशा याद रखने योग्य हैं। अब हम आते हैं कि इन्होंने क्या रचनाएं लिखी और इनकी कृतियां क्या हैं। तो प्रभाकर जी ने कुल 9 ग्रंथ प्रकाशित किए। पहला है रेखाचित्र। रेखाचित्र थे इनके नई पीढ़ी के विचार, जिंदगी मुस्कुराई, माटी हो गई सोना, भूले बिसरे चेहरे आदि। लघु कथा भी इन्होंने लिखी हैं, जो हैं आकाश के तारे और धरती के फूल। इनके संस्मरण हैं दीप जले शंख बजे। इनके ललित निबंध हैं क्षण बोले कण मुस्कुराए,
और दूसरा है बाजे पायलिया के घुंघरू। इन्होंने संपादन किया हुआ है, तो संपादन इन्होंने किया है नया जीवन और विकास, 2 समाचार पत्रों का संपादन इन्होंने किया। इनमें इनके सामाजिक, राजनैतिक और शैक्षिक समस्याओं पर आशावादी और निर्भीक विचारों का परिचय मिलता है। इनके अतिरिक्त महके आंगन चहके द्वार इनकी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण रचना है या कृति है। अब हम आते हैं कि प्रभाकर जी की भाषा शैली क्या थी जो कि इन्होंने अपनी रचनाओं में प्रयोग की। प्रभाकर जी की भाषा सामान्य रूप से तत्सम प्रधान शुद्ध और साहित्यिक खड़ी बोली है। इसमें मतलब तत्सम शब्दों का प्रयोग किया गया है, जो संस्कृत के शुद्ध शब्द होते हैं उनका प्रयोग किया गया है और खड़ी बोली का प्रयोग किया गया है। उसमें सरलता, सुबोधता और स्पष्टता दिखाई देती है। इनकी भाषा भावों और विचारों को प्रकट करने में पूर्ण रूप से समर्थ है। मुहावरों और लोकोक्तियों के प्रयोग ने इनकी भाषा को और अधिक सजीव और व्यवहारिक बना दिया है। तो इनकी भाषा बहुत ही सरल है, सुबोध है, स्पष्ट है, जिसमें कि भाव और विचारों को स्पष्ट रूप से प्रकट किया गया है। और साथ ही इन्होंने मुहावरों और लोकोक्तियों का भी प्रयोग किया है। इनका शब्द संगठन तथा वाक्य विन्यास अत्यंत सुगठित है। इन्होंने प्रायः छोटे छोटे व सरल वाक्यों का प्रयोग किया है। इनकी भाषा में स्वाभाविकता, व्यवहारिकता और भावाभिव्यक्ति की क्षमता है। तो इसमें जो इनकी भाषा है इनका, उसमें बहुत ही इन्होंने छोटे छोटे वाक्यों का प्रयोग किया है जिसको पढ़कर आसानी से समझा जा सकता है। और इनकी भाषा में भाव भी पूरे भरे हुए हैं। प्रभाकर जी ने भावात्मक, वर्णनात्मक, चित्रात्मक तथा नाटकीय शैली का प्रयोग मुख्य रूप से किया है। इनके साहित्य में स्थान स्थान पर व्यंग्यात्मक शैली के भी दर्शन होते हैं। तो इनकी जो शैली है वो भावात्मक, वर्णनात्मक, चित्रात्मक और नाटकीय है। और इसके साथ ही साथ इन्होंने व्यंग्यात्मक यानी कि व्यंग्य वाली शैली का भी प्रयोग किया हुआ है। हिंदी साहित्य में स्थान। कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर मौलिक प्रतिभा संपन्न गद्यकार थे। इन्होंने हिंदी गद्य की अनेक नई विधाओं पर अपनी लेखनी चलाकर उसे समृद्ध किया है। हिंदी भाषा के साहित्यकारों में अग्रणी और अनेक दृष्टियों से एक समर्थ गद्यकार के रूप में प्रतिष्ठित इस महान साहित्यकार को मानव मूल्यों के सजग प्रहरी के रूप में भी सदैव स्मरण किया जाएगा। कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर जी एक बहुत ही संपन्न गद्यकार थे। उनकी जो भी रचनाएं थीं उसमें हिंदी की जितनी विधाएं होती हैं तो उसमें उन्होंने नई नई विधाओं के बारे में लिखा और हिंदी साहित्य को इससे समृद्ध किया। और इनके साहित्य में जो मानव मूल्य थे वो भी दिखते हैं और इस वजह से इनको हिंदी साहित्य में हमेशा याद किया जाएगा। रॉबर्ट नर्सिंग होम एक पाठ है जो लिखा हुआ है कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर जी ने। अब हम उस पाठ के सार के बारे में जान लेते हैं। इस पाठ में लेखक ने इंदौर के रॉबर्ट नर्सिंग होम की एक साधारण घटना को बहुत ही मार्मिक ढंग से प्रस्तुत किया है कि वो घटना हमारे लिए सच्चे धर्म अर्थात मानव सेवा और समता का पाठ पढ़ाने वाली घटना बन गई है। और इसमें यह भी बताया गया है कि लेखक किस तरह से अतिथि से परिचारक के रूप में बदल जाते हैं और मदर टेरेसा और क्रिस्ट हेल्ड के कितने मधुर संबंध हो जाते हैं। फ्रांस की रहने वाली मदर टेरेसा और जर्मनी की रहने वाली क्रिस्ट हेल्ड दोनों के रूप रंग सब एक जैसे लग रहे थे, लेकिन दोनों में कहीं से असमानता नज़र नहीं आ रही थी। लेखक को ये जानने की अत्यधिक उत्सुकता होती है कि जर्मनी के हिटलर ने फ्रांस को तबाह कर दिया था
दोनों एक दूसरे के बहुत ज़्यादा शत्रु देश बन गए थे, लेकिन यहाँ शत्रु देश की नर्सों के बीच मित्रता का अद्भुत संगम दिख रहा था। इसी दौरान लेखक को एहसास हुआ कि ये दोनों जो महिलाएं हैं वो नर्सें विरोधी देशों की होने के बावजूद एक ही हैं। उनके एक दूसरे उनमें कोई भी दूसरे होने का या अलग होने का भाव नहीं दिख रहा था। और लेखक ने इस पाठ में ये भी बताया है कि भेदभाव की दीवारें जो होती हैं वो मनुष्यों के द्वारा ही निर्मित होती हैं। अगर व्यक्ति एक दूसरे में कोई भेदभाव नहीं करते हैं तो सभी बराबर होते हैं। और इसमें परोपकार एवं मानवीयता की भावना को भी बताया गया है। अब हम पढ़ते हैं फर्स्ट पैराग्राफ को। नश्वर तेज था, चुभन गहरी, पर मदर का कलेजा उससे अछूता रहा। बोली, हिटलर बुरा था, उसने लड़ाई छेड़ी, पर उससे इस लड़की का भी घर ढह गया और मेरा भी, हम दोनों एक। तो इसमें लेखक ने मदर टेरेसा से पूछा कि आप फ्रांस की हैं और क्रिस्टहेल्ड आपके शत्रु देश जर्मनी की निवासी हैं, फिर भी आप उससे इतना प्यार क्यों करती हैं? हिटलर ने फ्रांस को पराजित कर पैरों से रौंद दिया। इस बात को आप कैसे भूल सकती हैं? और इस बात की चुभन जो थी वो बहुत ज़्यादा गहरी थी, लेकिन मदर टेरेसा के हृदय में इस बात का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ा। हम दोनों एक, मदर टेरेसा ने झूम में इतने गहरे डूबकर कहा कि जैसे मैं उनसे उनकी लड़की को छीन रहा था और उन्होंने पहले ही दांव में मुझे चारों खाने दे मारा। तो लेखक का यहाँ पर ये कहना है कि मदर टेरेसा कहती हैं कि यहाँ हम दोनों ईश्वर के लिए काम कर रहे हैं। इस दृष्टि से हम दोनों एक समान ही हैं, हम दोनों एक हैं। और मदर टेरेसा ये बात इतने गहरे भाव से कहती हैं जिससे कि लेखक को ऐसा अनुभव होता है कि जैसे लेखक से उनकी ही लड़की को छीन लिया जा रहा हो। इस प्रकार जो मदर टेरेसा हैं वो लेखक को उत्तर देती हैं। मदर चली गई, मैं सोचता रहा, मनुष्य के बीच मनुष्य ने ही कितनी दीवारें खड़ी की हैं। ऊंची दीवारें, मजबूत फौलादी दीवारें, भूगोल की दीवारें, जाति वर्ग की दीवारें, कितनी मनहूस, कितनी नगण्य, पर कितनी अजेय। मैंने रूप से पाते देखा था, बहुतों को धन से और गुणों से भी पाते देखा था, पर मानवता के आंगन में समर्पण और प्राप्ति का ये अद्भुत सौम्य स्वरूप आज ही अपनी आँखों से देखा कि कोई अपनी पीड़ा से किसी को पाए और किसी का उत्सर्ग सदा किसी की पीड़ा के लिए ही सुरक्षित रहे। तो जब मदर टेरेसा लेखक को अपना उत्तर देकर चली गई तो लेखक को ऐसा लगा कि वो सोचने लगा कि मानव ने ही मानव के लिए कितनी ज़्यादा लड़ाई करने के लिए जाति, धर्म, वर्ग और भौगोलिक सीमा सभी दीवारें खड़ी कर दी हैं। ये दीवारें इतनी सूक्ष्म होती हैं कि इन पर विजय पाना अब मनुष्य के भी बस में नहीं है। लेखक का ये भी मत है कि उन्होंने बहुत सारे व्यक्तियों को अपने रूप और सुंदरता के कारण प्रसिद्धि प्राप्त करते हुए देखा है और कुछ लोगों को आर्थिक संपन्नता के कारण भी यश प्राप्त करते हुए देखा है। कुछ लोगों को गुणों और व्यवहार के कारण भी उन्होंने विजय प्राप्त करते हुए देखा है, किंतु आज उन्होंने ऐसा देख लिया, ऐसी विचित्र स्थिति देख ली कि मदर टेरेसा जो है वो दूसरों के लिए स्वयं को समर्पित कर देती हैं और उनके अंदर जो भी श्रद्धा है वो बहुत ही सुंदर रूप से, स्पष्ट रूप से दिखाई दे रही है। समर्पण और प्राप्ति का ये जो अद्भुत समन्वय उन्होंने देखा वो लेखक ने पहले कभी भी नहीं देखा था। जब मदर टेरेसा ने अधिक कष्ट पाने वाले व्यक्ति के लिए प्रार्थना से बात की और कहा कि
एक और तो वो पीड़ित रोगी था जो अपने दुख व कष्ट के कारण उनसे सद्भावना प्राप्त कर रहा था, और दूसरी ओर मदर टेरेसा थी जो दुखी व्यक्ति की पीड़ा को दूर करना चाहती थी। अर्थात यदि एक और किसी का कोई दुखी व्यक्ति ने अपनी पीड़ा के कारण उनसे सद्भावना और प्यार प्राप्त कर लिया था, तो दूसरी ओर मदर टेरेसा ने अपना प्यार अधिक दुखी व्यक्ति के लिए समर्पित भी कर दिया था। अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट पैराग्राफ पे। आदमियों को मक्खी बनाने वाला काम रूप का जादू नहीं, मक्खियों को आदमी बनाने वाला जीवन का जादू होम की सबसे बुढ़िया मदर मार्गरेट। कद इतना नाटा कि उन्हें गुड़िया कहा जा सके, पर उनकी चाल में गजब की चुस्ती, कदम में फुर्ती और व्यवहार में मस्ती। हंसी उनकी यूं की मोतियों की बोरी खुल पड़ी और काम यूं की मशीन माने। भारत में 40 वर्षों से सेवा में रसलीन जैसे और कुछ उन्हें जीवन में अब जानना भी तो नहीं। तो इसमें इस गद्यांश में लेखक ने मदर मार्गरेट की सेवा भावना को व्यक्त किया है और वर्णन किया है। तो लेखक कहते हैं कि नर्सिंग होम में जो सबसे बूढ़ी जो नर्स थी वो थी मदर मार्गरेट, और उनका जो व्यक्तित्व था वो ऐसे जान लिया कि कहानियों में हमने कामरूप के जादू के विषय में बहुत ज़्यादा आश्चर्यजनक बातें सुनी थी, कि आदमियों को मक्खी बनाने वाले जादू के विषय में सुना था, और हम सब ने ये भी सुना है लेकिन कभी भी देखा नहीं है इसको साक्षात रूप से। पर आज मदर मार्गरेट के रूप में एक जादूगरनी को उन्होंने सामने देखा, जो अपनी ममता और सेवा से एक मक्खी को कैसे आदमी बना देती हैं। अर्थात कि वो अपने जितने भी दीनहीन रोगी होते हैं उनके जीवन में कैसे आशा भर देती हैं और उन्हें जीवन दान दे देती हैं। एक मरते हुए व्यक्ति के जीवन एक जो मर रहा होता है व्यक्ति, उसके जीवन में जान डाल देती हैं। और ये किसी जादू से कम नहीं जो सिर्फ मदर मार्गरेट के पास है। देखने में वो एक गुड़िया की जैसी लगती हैं, उनका कद बहुत छोटा है और वो बिजली जैसी उनके अंदर चुस्ती है, फुर्ती है, और उनके व्यवहार में बहुत ज़्यादा मस्ती भी है। उनकी हंसी ऐसी निर्मल है जैसे कि मोतियों की बोरियां जो हैं वो खुलकर बिखेर दी गई हों, और काम में उनकी इतनी तेज़ी है कि मशीन भी उतना तेज़ काम नहीं कर सकती है। वो पिछले 40 वर्षों से इसी तरह निस्वार्थ भाव से मानव सेवा कर रही हैं, और वो अपने काम में इतनी मग्न रहती हैं कि उनको अब जीवन में किसी भी कोई भी वस्तु को प्राप्त करना नहीं चाहती। वो अपनी इस सेवा के अतिरिक्त किसी भी विषय में सोचना और जानना भी नहीं चाहती हैं। तो इस तरह इस पार्ट में ये बताया गया है कि जो आपस में सद्भावना होती है वो कितनी ज़रूरी है, और प्यार और सद्भावना से हम सब कुछ प्राप्त कर सकते हैं। और जो ये लड़ाई की दीवारें बनाई गई हैं ये मनुष्यों ने ही बनाई हैं। इन सबको दूर हटाकर और इन सबको छोड़कर हमको भी सद्भावना और प्यार जो है वो अपने अंदर लाना चाहिए, जिससे कि हम लोग अच्छा जीवन जी सकें। तो आई होप कि आपको ये लेसन अच्छे से समझ में आ गया होगा। इससे रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम्स, क्वेरीज़ और क्वेश्चंस हैं तो आप कमेंट बॉक्स में लिखकर पूछ सकते हैं। और अब हम मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड गुड बाय। आप इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और वीडियो पसंद आए तो लाइक बटन ज़रूर प्रेस करें। धन्यवाद।